अच्छा जनाब, तो हम अपनी नेक्स्ट आज लेक्चर पे आते हैं। हमारा चैप्टर 2 का बाकी का जो पार्ट रह गया था वो हम आज इंशाल्लाह पूरा कवर कर लेंगे। अच्छा जनाब, सबसे पहली हेडिंग आती है एटॉमिक मास की। व्हाट इज़ एटॉमिक मास? बेसिकली एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास डिपेंड करता है आपके एटम के अंदर मौजूद जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर, उस टोटल के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। जो मास होता है एटम का, क्योंकि एटम खुद एक बहुत छोटा सा ज़र्रा है, तो फिर उसका जो मास होता है वो आप ऑर्डिनरी जो वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फिज़िकल बैलेंसेस हैं आपके, आप उनसे उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि क्योंकि कार्बन के अंदर जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि कार्बन को कलेक्टिवली बनाते हैं C12। टोटल एटॉमिक मास क्या हुआ इसका? C12, क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इसका एटॉमिक मास हुआ 12 AMU। ये आप एटॉमिक मास का सिंबल है। तो इसीलिए हम कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, ये जो शुरू में आपने इन्वर्टेड कॉमास में जो डेफिनेशन देखी वो इसीलिए क्योंकि हम कार्बन को यहाँ पर स्टैंडर्ड लेते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप विच इज़ कंपेयर टू द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम कार्बन 12। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद क्या है? एग्जाम्पल इन्होंने एक दी हुई है। The mass of carbon 12 is taken as a standard, has AMU is 1/12 of the mass of carbon 12 atom. For example इन्होंने एक दी हुई है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, सो इट्स एटॉमिक मास इज 1 AMU। अच्छा जनाब, क्या बोल रहे हैं वो कि हाइड्रोजन जो है वो 1/12, हाइड्रोजन का जो मास है वो 1/12 है मास कार्बन 12 के। तो 1/12 का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 AMU है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इट्स आइसोटोप। द एवरेज ऑफ द मास of isotopes give the atomic mass of the atom. The atomic mass of oxygen is 16, sulfur is 32, hydrogen is 1, calcium is 40, magnesium is 24। ये सारे atomic masses आपको याद करने होंगे। ठीक है, ये जो 1.6 आपका मास दिया हुआ है ना हाइड्रोजन एटम का, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये हम इसको 1 एज अ 1 लेते हैं। ठीक है, अ वेरी स्मॉल मास। अच्छा जनाब, एटॉमिक मास हो गया हमारे पास। जी जनाब, अब हम आते हैं अपनी दूसरी हेडिंग पे, एम्पेरिकल फार्मूला या सिंपलेस्ट फार्मूला। एक्चुअली में ये फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट रेशो बताता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड, कि एटम्स का जो सिंपलेस्ट रेशो है वो क्या है किसी भी कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जांपल बेंजीन की बात करते हैं, C6H6। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है इसका? CH। ठीक, क्योंकि 6 कार्बन हैं और वो 6 हाइड्रोजन के साथ जाकर मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हम ग्लूकोज के पास आते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अच्छा, मैं बेंजीन की एक दफ़ा दोबारा बात कर दूं। बेंजीन का फार्मूला है C6H6, एम्पेरिकल फार्मूला है CH। कैसे? 6 C और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है। ठीक है, CH 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 CH, 6 CH हो गए, तो हर कार्बन एक ही हाइड्रोजन के साथ जाकर मिल रहा है। इस तरह हमने इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनाया। इसी तरह हम आते हैं किस पर? ग्लूकोज पर। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6 और एम्पेरिकल फार्मूला है क्या? CH2O। कैसे? कि हर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। ठीक है, CO के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर एक CO के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर एक CO के साथ 2 हाइड्रोजन। तो इन्होंने ये सिंपलेस्ट रेशोज़ का बताया है कि हर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिल रहे हैं। ठीक, इसीलिए इसका रेशो है CH2O, मतलब एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ठीक, फिर हम आए हैं वाटर पे, H2O। H2O का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो H2O ही रहेगा, क्योंकि हर 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन मिल रहा है। अच्छा जनाब, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन ग्लूकोज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम फॉर वाटर, हैंस फॉर अ कंपाउंड एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मे बी सिमिलर और डिफरेंट। मतलब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। हमने दोनों की एग्जाम्पल इसमें देख ली है।
अच्छा जनाब, तो हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, जो कि है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड, मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को विद एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। उसके अंदर एटम्स कितने हैं? जैसे कि हमने अभी पहले ही पढ़ा था बेंजीन में। बेंजीन था C6H6, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? C6H6, मतलब 6 एटम्स उसमें कार्बन के मौजूद हैं और 6 ही एटम्स उसमें हाइड्रोजन के मौजूद हैं। तो ये क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली में आपको नंबर ऑफ एटम्स बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के कितने हैं। और आपको एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता था? एम्पेरिकल फार्मूला आपको द सिंपलेस्ट रेशो बताता है कि एक एटम कितने दूसरे एलिमेंट के कितने एटम से जाकर मिल रहा है। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n प्लस एम्पेरिकल फार्मूला। n क्या है इसमें? n इज एक्चुअली एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अच्छा, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है हम आगे जाकर इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जी, अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास पे। ये क्या होते हैं जनाब? एटॉमिक मास हम पढ़ चुके हैं, अब हम मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एटॉमिक मास पढ़ा था। मॉलिक्यूलर मास क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल। एक कंपाउंड के अंदर टोटल एलिमेंट्स के जितना भी एटॉमिक मास होगा, ठीक है, जितने भी एटम्स उसमें मौजूद हैं और उनका जो टोटल एटॉमिक मास होगा उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया इसका। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे निकलेगा? कार्बन का मास क्या होता है? हम एटॉमिक मास में पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16। क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं कार्बन के एक एटम के साथ, तो कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 1 रहेगा और 16 जो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 6 12 एंड 2 1 2 इज 32। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 32 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 12। सो 32 एंड 12 को आप प्लस करोगे तो 44 आंसर आएगा। ठीक, मेरे ख्याल से सही कैलकुलेशन किया मैंने। खैर, अच्छा, इसी तरीके से आप ग्लूकोज का भी फार्मूला फार्मूला मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालेंगे, और इसी तरह हम वाटर का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। अच्छा जनाब, मोल क्या होता है? द एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो हम उसको कहते हैं मोल। इसी तरह एवोगाड्रोस नंबर क्या है? एवोगाड्रोस नंबर एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिसने इसको इजाद किया। एवोगाड्रोस नंबर में होता क्या है कि एक मोल, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जो है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है पार्टिकल्स की, वो कंटेन करता है। क्या क्वांटिटी क्या है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये जो आपको क्वांटिटी है पार्टिकल्स की, ये याद करनी होती है, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो हर मोल किसी भी सब्सटेंस का इतने पार्टिकल्स कैरी करता है। दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर। ये कांस्टेंट नंबर होता है, ये याद रखिएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ मास एंड मोल्स फॉर्मूलाज आपको ये याद करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम्स एटॉमिक मास और फार्मूला मास। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस, इसी को हम जो है क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा मास ऑफ सब्सटेंस भी निकल आएगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं और हमारे पास एटॉमिक मास या फार्मूला मास मौजूद है और हमें मास ऑफ सब्सटेंस में निकालना है तो हम ये दूसरा वाला फार्मूला जो है यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं मौजूद बल्कि मास ऑफ सब्सटेंस मौजूद है ग्राम्स में और एटॉमिक मास या फार्मूला मास मौजूद है तो हम पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आ जाती है बात केमिकल रिएक्शंस पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज? अ केमिकल रिएक्शन इज़ दैट, मेरे ख्याल से केमिकल रिएक्शन शुरू में भी मैं एक दफ़ा पढ़ा चुकी हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो चेंज है
इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑल्टर्ड। ठीक है, केमिकल किसी भी एक सब्सटेंस की, किसी भी दो सब्सटेंस की, किसी भी तीन सब्सटेंसेस की केमिकल कंपोजिशन जो है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द ओरिजिनल सब्सटेंस प्रोड्यूस वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंस मिलकर कोई तीसरा अलग सब्सटेंस जिसकी केमिकल कंपोजिशन ही डिफरेंट हो बिल्कुल, वो बनाए, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब ये है कि आयरन है, आयरन फॉर एग्जांपल लोहा, ठीक है, आयरन लोहे को बोलते हैं। ठीक है, आयरन आपने खुली हवा में छोड़ दिया, क्या होता है, उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो हवा में क्या है, ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन ऐसा होगा कि आयरन ऑक्साइड, आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा आपका, आयरन ऑक्साइड, दैट इज फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। Fe प्लस ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाएंगे आयरन ऑक्साइड जो कि रस्ट होता है। इसी तरह बर्निंग ऑफ कोल भी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि दो एलिमेंट मिलकर एक तीसरा एलिमेंट जिसकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होती है वो बनाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल